Hello guys, I welcome you all to the day 103 of our series, and in today's session also we are going to discuss about our college life. So without further ado, let's move forward. And here is your yesterday's task, जहाँ पे आपको इमेजिन करना था कि आप एक इनॉग्रेशन पे जो एड्रेस दिया जाता है वो एड्रेस दे रहे हो अपने जूनियर्स को। तो इसमें आपको बोलना था और अराउंड 4 मिनट्स तक आपको बोलना था। Now I'm asking you one simple question that for how many minutes were you able to speak on that topic? कितने मिनट्स तक आप बोल पाए? आई एम श्योर कि 4 मिनट तक तो कोई भी नहीं पहुंच पाया होगा। हो सकता है 2 मिनट तक ही आपका कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, फिनिश हो गया होगा। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं? हमारा कंटेंट, जबकि हमारे पास बोलने को इतना कुछ होता है, वो खत्म कैसे हो जाता है जबकि ऐसे टाइमर सेट करके बोलने की बात आती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं वो ये है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है? माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो आपकी हेल्प करती है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसी ही होती है, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या था, यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चंस करते थे, WH क्वेश्चंस किसी भी चीज से रिलेटेड। लेकिन माइंड मैपिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ WH क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली ये रहेंगे, और इनके अलावा और आप वहां पे हेडलाइंस दे सकते हो कि इस हेडलाइन में मुझे ये पॉइंट्स रखने हैं, ये सारी चीजें बोलनी है। नेक्स्ट हेडलाइन, उसमें मुझे ये सारी चीजें बोलनी है। बस ये डिफरेंस होता है। तो ये होती है हमारी माइंड मैपिंग, जहां पे हमें पता होता है कि हमें किस सीक्वेंस में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी माइंड मैपिंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इनॉग्रल एड्रेस था। इनॉग्रेशन पे क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उनको वेलकम करना था। अभी आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से उनका वेलकम करो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है कि आपको उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताना था, जो आप फर्स्ट डे फील कर रहे थे। और ये क्यों बताना है? ताकि वो भी आपसे कनेक्ट कर पाए इस बेसिस पे। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात होती है ना किसी भी स्पीच में, कि आपका जो लिसनर है किसी ना किसी तरह से वो आपसे कनेक्ट कर पाए। और उसका सबसे इजी मेथड ये है कि वो एट प्रेजेंट जिस सिचुएशन में है, आप उसको अपनी वही सिचुएशन बताइए जब आप उस सिचुएशन में थे, तो वो रिलेट कर पाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। उनका, आपके जूनियर्स का फर्स्ट डे है, तो आप उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताइए फर्स्ट डे का, ताकि वो आपसे कनेक्ट कर पाए। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि थोड़ी बहुत आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। ज्यादा नहीं देनी, बस इसको 1 या 2 लाइंस में ही खत्म कर देना। लेकिन अपने बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप देखिए कॉलेज में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप अपने स्कूलिंग का बताइए। और ये एग्जाम्पल जरूरी क्यों है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग? क्योंकि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन क्या है, ये वर्ड हम कवर कर चुके हैं। यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। यानी कि स्कूल लाइफ से जो कॉलेज लाइफ में जो आपका चेंज हुआ, जो ट्रांजिशन हुआ, उसके बारे में आप बताइए। तो इस ट्रांजिशन को आप बिना अपने स्कूलिंग के नहीं बता पाओगे। तभी मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप वही है ट्रांजिशन का। फिर आप बताइए कि इसके बाद में कॉलेज में क्या हुआ, कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको लगे अपने स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में। नेक्स्ट है व्हाट कॉलेज हैज टॉट यू। कॉलेज ने आपको क्या सिखाया है, कॉलेज की टीचिंग्स बतानी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप फाइनल ईयर में हो। तो अब तो आप अपने जूनियर्स को यही बताओगे कि मैंने ये सब सीखा है कॉलेज से। प्लस अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सिर्फ कॉलेज से ही हम थोड़ी ना सीखते हैं। कॉलेज में मीन्स कॉलेज से पहले मतलब था कि हमारे टीचर्स से, तो सिर्फ टीचर से ही थोड़ी ना सीखते हैं हम अपने फ्रेंड से भी तो सीखते हैं। तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट वही हो जाएगा कि आपने अपने फ्रेंड्स से क्या सीखा, उन्होंने आपको क्या सिखाया। तो ये ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप इनॉग्रल स्पीच में दे सकते थे। और उसके बाद में कंक्लूजन बहुत ही छोटा होना चाहिए। कंक्लूजन ये नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ बना रहे हो, हार्डली 2 to 3 लाइन्स होनी चाहिए कंक्लूजन में। और उसके बाद में विशेस टू द ऑडियंस, क्योंकि इस बार आपकी ऑडियंस आपके जूनियर्स है, तो उनको विश करना आने वाले सालों के लिए। तो ये हो गई आपकी एक माइंड मैपिंग। और अभी इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड आपको अपने सेंटेंसेस जो है वो फ्रेम करने हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो किसी भी स्पीच के लिए जरूरी है, सिर्फ यहाँ नहीं, कोई भी स्पीच आप दे रहे हो वहां पे
स्पीच के बीच में कहीं ना कहीं आप किसी फेमस पर्सनालिटी की कोटेशन जरूर डालना। इससे क्या है कि सामने वाला इंप्रेस होता है, जो ऑडियंस है हमारी वो बहुत इंप्रेस हो जाती है इससे, क्योंकि फेमस पर्सनालिटीज की जो कोटेशंस होती हैं वो हम इतना सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पे इतना पढ़ते भी रहते हैं। तो यही रीजन है कि जैसे ही कोई भी स्पीकर अपने स्पीच में इन्हें इंक्लूड करता है इन कोटेशंस को, तो तुरंत वो आपका अटेंशन जो है वो ग्रैब करेंगे। सो फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग क्या है कि उनका ध्यान अगर वहां जाएगा स्पीकर पे तो वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यही रीजन है कि आपको फेमस पर्सनालिटीज को कोट जरूर करना है अपने किसी भी स्पीच में। तो चलिए अभी आते हैं एग्जाम्पल पे, जहां पे इन सभी को हम सम अप कर पाएंगे हमारी एक्चुअल स्पीच पे। वेलकम से स्टार्ट करना है। तो देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ सीरीज को फर्स्टली, सेकेंडली और लास्ट पॉइंट हो तो लास्टली, ये हम यूज करते हैं लिंकिंग वर्ड्स में, हमने डिस्कस किया था। तो देखिए फर्स्टली गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑब्वियसली सैल्यूटेशन अच्छा होना चाहिए आपका, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सारी चीजें हम बोलते हैं। एंड I welcome you all to the place where you are about to start a new phase of your journey. डायरेक्ट ये नहीं कहा I welcome you to my college, नहीं, वो नहीं इतना इम्प्रेसिव लगता। बजाय के इसके आप ये बोल सकते थे that you are about to start a new phase, यानी कि आप अपने जिंदगी के एक नए फेज में एंटर करने वाले हो। तो आई एम श्योर कि आपने जो प्रिपरेशन की होगी उसमें आपने यही कहा होगा that welcome to our college, welcome to my campus, welcome to this prestigious place। लेकिन अगर उसकी बजाय अगर एक या दो वर्ड्स में सिमटने की बजाय अगर आप पूरे एक सेंटेंस को यूज करते हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दोनों चीजें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली बीच का पार्ट भी मैटर करता है, लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, आपको एग्जाम्पल देना है अपने फर्स्ट डे का। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई थी कुछ फ्रेजेस कि इन फ्रेजेस को आप यूज कर सकते हो अपने कॉलेज लाइफ के जो फर्स्ट डे है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसी पे आते हैं, I still remember the day when I was sitting, या फिर ये भी हो सकता है a couple of years back I was sitting somewhere in the audience, कि मुझे अपना पहला दिन आज भी याद है जब मैं आप में से ही किसी की जगह पे वहां बैठा हुआ था, उस ऑडियंस में बैठा हुआ था, या फिर कुछ साल पहले मैं वहां बैठा हुआ था। तो somewhere in audience, फीलिंग, अब फीलिंग्स के लिए भी बहुत सारे मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, वो आप यूज कर सकते थे, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, एंजाइटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ इमोशन, all kinds of emotions that are enough to trigger means to stimulate the butterflies in your stomach, कि इतने सारे इमोशंस में फील कर रहा था उस दिन वहां पे बैठ के आपकी ही जगह पे, कि जो काफी थे, ये सारे इमोशंस बताए कि जो काफी थे जो ट्रिगर कर सके आपके स्टमक पे बटरफ्लाइज को। नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन वही है झिझक या फिर वो नया नया जो डर लगता है ना किसी चीज को करने से पहले, वही होता है ये वर्ड ट्रेपिडेशन। सो द फीलिंग ऑफ ट्रेपिडेशन एंड फियर दैट फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, okay, that the first day of college was most likely overwhelming means full of इमोशंस या फिर फुल ऑफ फीलिंग्स। जहां पे भी ये वर्ड ऐड हो जाता है, ये प्रीफिक्स, नॉट वर्ड, ये प्रीफिक्स ऐड हो जाता है ओवर, यानी कि जो चीज है उससे कहीं ज्यादा। तो नॉर्मली जो हम फील करते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, उससे कहीं ज्यादा फील करेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हो ओवरवेलमिंग। नेक्स्ट है आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। अब आप अपने एक्सपीरियंस पे जाइए, देखिए आप क्या फील कर रहे थे उस टाइम पे। ऑब्वियसली आप भी सोच रहे होंगे कि आने वाला जो टाइम है वो मेरे लिए क्या कुछ लेके आएगा, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो वहां पे आप इन क्वेश्चंस को बोल सकते हो अपने ऑडियंस को कि वहां उस दिन मैं ये सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग of all possible questions that you are all imagining now, might be thinking now, what will I do in upcoming years of my college, how will I build myself, किस तरह से मैं खुद को बनाऊंगी, and so on। Well, one thing I was sure of, कि एक चीज के लिए तो मैं sure था, क्या, of that I was going to have the best years of my life here in this campus, कि ये जो साल होने वाले हैं ये मेरे लाइफ के बेस्ट years होने वाले हैं इस कैंपस में, इस बात के लिए मैं श्योर था। तो ये देखिए आपने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है और सामने वाले को रिलेट भी करवा लिया, आपने कनेक्शन सेट कर लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं,
give them some info about your transition from school to college। अब ये वही है, आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दो और उसके बाद में ट्रांजिशन अब बताइए। तो दोनों को मैंने यहाँ पे सम अप कर लिया है, तो देखते हैं। पहले तो आप बताओगे माई लाइफ एट दिस कॉलेज, जो भी कॉलेज अभी आपका है, एट दिस कॉलेज फॉर 3 years वॉज अमेजिंग। आप यहाँ पे कोई और भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हो अमेजिंग के अलावा। नेक्स्ट इज लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट माई बैकग्राउंड फर्स्ट। अब यहाँ से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। आई बिलोंग टू अ टिपिकल डैश फैमिली। तो आप किसी भी स्टेट से हो, फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब से हो तो आप बोल सकते हो आई बिलोंग टू अ टिपिकल पंजाबी फैमिली। आप हरियाणा से हो, आई बिलोंग टू अ टिपिकल हरियाणवी फैमिली। राजस्थान से हो, आई बिलोंग टू अ टिपिकल राजस्थानी फैमिली। इस तरह से आई डिड माई स्कूलिंग, उसके बाद में आपको बताना है स्कूल का नाम या फिर उस डिस्ट्रिक्ट का बता सकते हो कि जहां से आपने स्कूलिंग की है, फ्रॉम डैश डिस्ट्रिक्ट एंड फ्रॉम डैश स्कूल, एंड आई वॉज वन अमंग द टॉपर्स हेयर एंड सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन एकेडमिक्स देयर। तो ये आप बता सकते हो। और बस आपका यहीं तक इन्फो जो है वो खत्म हो गया आपके बारे में। अभी बात आती है ट्रांजिशन की। सो द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज वॉज अमेजिंग फॉर मी एंड इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू टू। आपको सामने वालों को भूलना नहीं है, टाइम टाइम पे इस तरह के फ्रेजेस आप यूज करो। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप यू इस वर्ड को यूज करो, सेकंड पर्सन को आप यूज करो, ताकि उन्हें ये अंदाजा होता रहे कि हाँ वो हमसे बात कर रहा है, वो हमें ये बोल रहा है कि हाँ हम भी ऐसा ही करने वाले हैं। तो इससे कनेक्शन बनता है। अपनी स्पीच में ट्राई करो हमेशा, सिर्फ इसकी बात नहीं है, हर स्पीच में आप आई को कम से कम यूज करो और यू को सबसे ज्यादा यूज करो। इससे क्या है कि आप सामने वाले से कनेक्ट अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट में आते हैं, यू आर गोइंग टू हैव some lifelong friendships here and with that some lifelong lessons too, कि आप बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स जो पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके साथ में रहेंगी वो बनाने वाले हो, और ऑब्वियसली कुछ लेसन्स भी आप सीखने वाले हो यहाँ पे। तो अभी टीचिंग्स की बात आती है कि आपने कॉलेज से क्या सीखा, फिर अपने फ्रेंड से। तो पहले कॉलेज की बात कर लेते हैं। दिस कॉलेज taught me the most important thing, और वो क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि कहीं पे रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जाना है, आगे ब्रेक नहीं लगाना है कहीं पे। और अभी मैंने आपको कहा था कि एक फेमस पर्सनैलिटी को कोट करिए, यहाँ पे अब्दुल कलाम सर की बात हो रही है। सो एज अब्दुल कलाम सर हैड सेड दैट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, पीपल समझेंगे, पीपल वुड से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट अ लक। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि तुम्हारी जो पहली जीत थी ना वो तो बस एक लक था। अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करते हो, आप लगातार हार्डवर्क नहीं करते रहते हो। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को भी कोट कर दिया और ये भी बता दिया कि कॉलेज से आपने क्या सीखा है। अभी बात आती है पेयर टीचिंग्स। ओके, पेयर यानी कि आपके फ्रेंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो माई फ्रेंड्स taught me that only securing good grades is not going to help you in being successful in life। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ है only, कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाने से ही तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे लाइफ में। इसके अलावा और चीजें भी बहुत है, ये तो है ही जरूरी, इसके अलावा और भी चीजें हैं। along with this you have to take part in extra curricular activities too, इनमें भी आपको पार्ट लेना पड़ेगा, so that you can acquire some practical knowledge apart from the bookish knowledge। तो इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीख पाओगे। तो ये सारी चीजें आपने अपने फ्रेंड से सीखी। नेक्स्ट देखिए, अभी ये है कि अगर आप कुछ और पॉइंट्स भी अपने ऐड करना चाहते हो तो आप इन्फो यूज कर सकते हो। फर्दर मोर एक और वर्ड होता है, लिंकिंग वर्ड ही है, मोर ओवर, ये सारी चीजें, या फिर हैंसफोर्थ बोल के भी आप कह सकते हो। हैंसफोर्थ का मीनिंग हो जाता है अब से आगे, henceforth। So furthermore, I want to tell you that college is the place where you would live temporarily but belong forever। ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है यहाँ पे भी, कि कॉलेज एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप टेम्परेरी टाइम के लिए रहते हो, लेकिन उससे आपका रिश्ता जो है वो हमेशा के लिए बन जाता है। तो अभी आते हैं कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन के टाइम पे हमने ये भी लिंकिंग वर्ड्स किए थे काफी सारे, एट लास्ट, लास्टली, फाइनली, टू कंक्लूड। तो ये सारे आप यूज कर सकते हो लिंकिंग वर्ड्स। और उसके बाद में आई वुड लाइक टू टेल ऑल माई जूनियर फ्रेंड्स दैट ऑलवेज डू व्हाट यू वांट टू डू, always do what you love to do, and always do what you enjoy।
to do or what you enjoy doing. तो ये कंक्लूजन है आपका कि इन सब से आपने ये सीखा है और यही आप अपने जूनियर्स को पास ऑन कर रहे हो। और लास्ट में विशेस दैट हैव अ ग्रेट टाइम एट दिस कैंपस, जिस भी कैंपस की आप बात कर रहे हो, और लास्ट में थैंक यू ऑल। तो इस तरह से आपने देखा जो माइंड मैपिंग की टेक्निक है, इससे दो फायदे हुए हमारे। एक, आपको सीक्वेंस मिल गई कि इस सीक्वेंस में हमें बोलना है, और दूसरा आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा हो गया। तो इस टेक्निक को आप यूज करिए, किसी भी स्पीच के केस में आप इसको यूज कर सकते हो। जहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी कम पड़ने लग जाए, माइंड मैपिंग को ले आइए वहां पे। अभी आते हैं आज के हमारे एक्चुअल सेशन पे, जो कि है हाउ वाज योर कॉलेज कैंपस। ये बताना है आपको। देखिए, हर कॉलेज के पीछे एक स्टोरी होती है। इवन ये कहा जाता है कि कॉलेज की जो वॉल्स होती हैं उनकी भी अलग अलग स्टोरीज होती है, सबके अलग अलग उसके साथ में एक्सपीरियंसेस रहते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के साथ में। सो अगर मैं आपसे ये कहूं दैट हाउ वाज योर कॉलेज कैंपस, तो आप क्या बता पाओगे, कितना आप बोल पाओगे? सोचिए एक बार। आई एम श्योर अभी आपके माइंड में वर्ड्स या सेंटेंसेस आ ही नहीं रहे होंगे, थॉट्स भी नहीं आ रहे होंगे कि कॉलेज कैंपस के बारे में पूछा है, बताना क्या है एक्चुअल में। वही देखते हैं एक बार। देखिए, अगर आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो तो लिसनर उस चीज को अपने माइंड में पिक्चर कर पाए, ये जरूरी होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अब देखिए, इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग लगती है, कि आप सामने वाले को इंगेज कर पा रहे हो, ये रहता है। तो देखिए, जब भी आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो तो ट्राई करना सबसे ज्यादा आप एडजेक्टिव्स यूज करो, मींस ज्यादा से ज्यादा आप एडजेक्टिव्स यूज करो। एडजेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी लैंग्वेज का। देखिए क्या होता है, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये सारी चीजें तो क्या है, ये तो नेसेसिटी है। यानी कि मैं अगर ये कहूं कि लैंग्वेज एक ह्यूमन बॉडी है, तो ये सारी चीजें तो सिर्फ उसका स्केलेटन सिस्टम है, ये सारे तो बस उसका ढांचा तैयार करते हैं। लेकिन एडजेक्टिव्स जो हैं, दे प्रोवाइड फ्लैश एंड स्किन टू इट। जो ऊपर जो सुंदरता निखर के आती है, वो चीज हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। इनको हम जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने थॉट्स को। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा यूज करना। तो अभी चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम यूज करके बता पाएंगे अपने कॉलेज कैंपस के बारे में। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कॉलेज कैंपस। अब यहाँ पे सिर्फ आपको बिल्डिंग के बारे में नहीं बताना है, यहाँ पे आपको दोनों चीजें इंक्लूड करनी होंगी, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल। टैंजिबल जिसको टच किया जा सके, जिसको देखा जा सके, या फिर विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड। और इनटैंजिबल, इन आ गया, दैट मीन्स ना ही उसको टच किया जा सकता ना ही उसको देखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे बात आ जाती है आपके टीचर्स या फिर आपके फ्रेंड्स के बिहेवियर की, या फिर उनकी टीचिंग्स की, कि उनसे आपने क्या सीखा, ये सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं। और इसके अलावा सीन और टच, यहाँ पे आप हाँ बिल्कुल बिल्डिंग बता सकते हो कि ये बिल्डिंग्स थी इस तरह से, जैसे लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रेस्टिजियस। जब आप अपने कॉलेज को डिस्क्राइब करते हो तो आप ये यूज कर सकते हो, प्रेस्टिजियस, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाए, रिस्पेक्ट के लायक हो, जो बहुत ज्यादा एडमायर्ड की जाए। एडमायर यानी कि प्रशंसा जिसकी बहुत ज्यादा की जाए, वो चीज हो जाती है प्रेस्टिजियस। अब देखिए, प्रेस्टिजियस ये इनटैंजिबल चीजों में आता है, यानी कि प्रेस्टिजियस। अब इसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस आपको पता है ये कि हाँ प्रेस्टिजियस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज। नेक्स्ट है मार्वेलस, अगेन इनटैंजिबल में आती है। हाँ, इसको हम टैंजिबल में भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बिल्डिंग की बात करते तो वहां पे भी हम बोल सकते थे कि इट हैड अ मार्वेलस बिल्डिंग एट दैट टाइम। लेकिन इसको हम क्वालिटीज को बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मार्वेलस मीन्स एक्सट्रीमली गुड, वंडरफुल। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग गुड, wonderful, you can use marvelous. Next है outstanding. Outstanding फिर से वही चीज होगी, बहुत ही अच्छी, extremely, fantastic. Again synonyms है ये. Next है remarkable. Remarkable और इसके अलावा astonishing, ये दोनों आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं. Next है well disciplined.
अब वेल डिसिप्लिन्ड, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट रहे हो उस कॉलेज के, उस स्कूल के केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, तो आप उसकी रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए इस वर्ड को यूज कर सकते हो कि बहुत डिसिप्लिन में रहते थे हम सभी वहां पे। एंड नेक्स्ट इज फ्लॉलेस। फ्लॉलेस यानी कि कोई भी कमी नहीं थी उसमें। देखिए फ्लॉ 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 यानी कि ए है ये यहाँ पे, फ्लॉ यानी कि कमियां, और फ्लॉलेस यानी कि कोई भी कमी थी ही नहीं उसमें, फ्लॉलेस था वो एकदम कॉलेज। नेक्स्ट है एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट यानी कि बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, वहां पे हम इसे यूज करते हैं, और इसका सिनोनिम है मैग्निफिसेंट। इन दोनों को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है रिनाउंड। अब रिनाउंड हम यूज करते हैं जो चीज बहुत ही फेमस होती है, और फेमस भी दो तरह से हुआ जा सकता है, एक तो बुरे काम में और एक अच्छे काम में। तो जो चीज बहुत ही पॉजिटिव अपना एस्पेक्ट रखती है, यानी कि जो चीज बहुत ही पॉजिटिवली फेमस है, वहां पे हम ये यूज करते हैं रिनाउंड। आपने बहुत बार सुना होगा द रिनाउंड ऑथर, द रिनाउंड जर्नलिस्ट, द रिनाउंड एक्टर, यानी कि ये सारे वो पर्सन हैं जो बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, मीन्स नॉन और टॉक्ड अबाउट मेनी पीपल, यानी कि बहुत ज्यादा फेमस होना, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्लेम्ड। एक्लेम्ड मीन्स पब्लिक उसको कितना प्रेज करती है, कितना सराहती है, कितनी सराहना उसको देती है, वो इसमें आ जाएगा। एक्लेम्ड, वेल सेलिब्रेटेड। यहाँ पे सेलिब्रेटेड का मीनिंग भी वही है कि उसकी कितनी तारीफ होती है। तो ये सारे आप जरूर यूज करना जब भी आप इसके बारे में आंसर दो। नेक्स्ट अब फ्रेजेस पे आ जाते हैं, और अब इन फ्रेजेस में हम उनकी बात करेंगे जो टेंजिबल चीजें हैं, यानी कि जिनको टच किया जा सकता है, विच कैन बी टच्ड और सीन। अब देखिए, अब यहाँ पे बिल्डिंग की बात करेंगे। A magnificent campus of tall red brick buildings with walkways filled with smiling students, the number of which kept increasing year by year. अब यहाँ पे देखिए आपने कितने अच्छे तरीके से, कितने ब्यूटीफुली इसे एक्सप्लेन किया है, और जैसे ही आपने ये बातें सुनी होंगी, आई एम श्योर कि आपने अपने माइंड में एक इमेज भी बना ली होगी। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया है, ये सिर्फ एडजेक्टिव्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और कैसे, देखिए मैं सिंपल ये भी बोल सकती थी that our campus had many buildings, सिर्फ कैंपस, और उसके बाद में मैंने कहा बिल्डिंग्स, और and many students जो बढ़ते रहते हैं ईयर बाय ईयर, so which kept on increasing year by year। सिर्फ इतना भी बोल सकती थी। ये थे हमारे नाउन्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाउन के अलावा मैंने एडजेक्टिव्स को यूज किया। अब यहाँ पे कैंपस के लिए मैंने टर्म यूज की मैग्निफिसेंट, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही अच्छा हो, मैग्निफिसेंट। और बिल्डिंग के लिए मैंने ये यूज किया है टॉल रेड ब्रिक्ड। तो ये भी आप देखो, जैसे ही मैंने कहा टॉल रेड ब्रिक्ड, आपने तुरंत उसको माइंड में इमेजिन कर लिया। तो इसी वजह से एडजेक्टिव्स बोले जाते हैं, ताकि सामने वाला जो है वो अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर सके उसकी पूरी। एंड स्माइलिंग स्टूडेंट्स, अब स्माइलिंग क्या है, अगेन ये भी एडजेक्टिव्स है। आप नॉर्मली भी बोल सकते थे स्टूडेंट्स, लेकिन स्माइलिंग स्टूडेंट ये अच्छा लग रहा है ज्यादा। नेक्स्ट है अ ब्रिलियंट कॉलेज विच इज एकेडमिकली, एथलेटिकली एंड कल्चरली नर्चरिंग। नर्चर यानी कि पालन पोषण करना, विद न्यूअर स्पोर्ट्स, लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्ट, जहां पे नए नए स्पोर्ट फेस्ट होते रहते थे, नए नए लिटरेरी फेस्ट होते रहते थे, और नए नए कल्चरल फेस्ट होते रहते थे, फेस्ट, फेस्टिवल, ओकेजन ये होते रहते थे वहां पे। सो अब यहाँ पे भी देखिए ब्रिलियंट एडजेक्टिव है जिसे हमने यूज किया है। नेक्स्ट में आते हैं अ डायनामिक एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट भी आप बोल सकते थे कि ऐसा एनवायरमेंट, लेकिन यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है डायनामिक, यानी कि बहुत ही एनर्जेटिक एनवायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। Where diversity, hard work, commitment and fun blend perfectly together। blend यानी कि आपस में मिक्स होना। आई एम श्योर आपको पता होगा ब्लेंडर, उसका नाम कहाँ से आया है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को मिक्स कर देता है, तो वही है ब्लेंड। ब्लेंड इसको एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है मिक्स कर देना। नेक्स्ट है न्यूअर बिल्डिंग्स, बिगर हॉस्टल्स। अब यहाँ देखिए, बिल्डिंग हमारा नाउन है, हॉस्टल नाउन है, इसी तरह से गार्डन नाउन है। तो आप ये भी बोल सकते थे बिल्डिंग, हॉस्टल, गार्डन, इतना बोल के निकल सकते थे, लेकिन हर एक नाउन के साथ में हमने एक एक एडजेक्टिव तो दिया यहाँ पे, ताकि आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ। न्यूअर बिल्डिंग, नई बिल्डिंग्स, या फिर बिगर हॉस्टल्स, लश ग्रीन
गार्डन्स। तो इससे क्या है, आपके माइंड में फिर से एक इमेज क्रिएट हो रही है। नाउ ग्रीट मी एट माई रीयूनियंस, यानी कि जब भी हम रीयूनियन के लिए जाते हैं वहां पे, तो वो सारे जो ये अपनी यादें हैं पुरानी, ये सारी बिल्डिंग, हॉस्टल और गार्डन, ये सारे मुझे ग्रीट करते हैं, विश करते हैं। लास्ट है a temple of knowledge where I learned not only about my field but also about life, कि सिर्फ अपने फील्ड के बारे में नहीं जाना, मैंने लाइफ के बारे में भी यहाँ से जाना है। and the real world, the number of courses have increased but lessons learned remained the same। तो ये सारी चीजें भी आप बता सकते हो अपने कॉलेज के बारे में। तो आपने देखा एडजेक्टिव्स किस तरह से एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, एक पूरी पिक्चर बना देते हैं सामने वाले के माइंड में। तो ये यूज करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, एंड दैट इज वोकैबुलरी सेक्शन। तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था कि हेडलाइंस जो है इन्हें हम किस तरह से समझ सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का, तो वहां पे हम किस तरह से बिना अटके बिना रुके किस तरह से हम उसे पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आप मीनिंग्स लिख लीजिए और उनके सिनोनिम्स आगे लिख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट टाइम जब वही वर्ड यूज हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको पता हो कि इसका मीनिंग क्या है। ये हम कर चुके थे प्रीवियस सेशन में। पार्ट 2 पे आते हैं, तो ये उसी का पार्ट 2 हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट रेक्स फैक्ट्री। अब यहाँ पे देखिए बॉम्ब ब्लास्ट, ये एक साथ में है, रेक्स ये हमारी वर्ब है, और किसको रैक किया, फैक्ट्री को। अब देखते हैं इनका मीनिंग। ब्लास्ट का मीनिंग तो आपको पता है, एक्सप्लोजन होना, कोई भी बड़ा धमाका होना। रैक पे आते हैं, ये नया है आपके लिए। रैक यानी कि किसी को बुरी तरह से डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना लगभग बुरी तरह से। सो रैक समथिंग, बुरी तरह से बैडली डैमेज कर देना। नेक्स्ट इज बूस्ट फॉर वाटर्स। अब बूस्ट क्या हो जाएगा, बूस्ट यानी कि जो चीज आपको हेल्प करे अपने आप को ग्रो करने में, यानी कि अ थिंग दैट हेल्प्स और इंकरेजेस समथिंग, किसी को हेल्प करती है, किसी को इंकरेज करती है ऊपर उठने में, तो वो चीज हो जाती है बूस्ट। नेक्स्ट है गो अहेड फॉर रोड स्कीम। गो अहेड देख लेते, स्कीम का तो आपको पता ही है कि कोई भी ऑफिशियल प्लान होता है उसके लिए हम बोलते हैं गो अहेड। ये फ्रेजल वर्ब है और इसको हम कब यूज करते हैं, जब भी हम ये कहें कि मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूं तुम अपने काम में आगे बढ़ो, तो वहां पे हम इसे यूज करते हैं गो अहेड एंड डू दिस। नेक्स्ट इज IMG सीज ट्रेडिंग। सीज, अब सीज का क्या मीनिंग हो जाता है, फॉर्मल वर्ड है ये बहुत ही, और सीज यानी कि कोई भी काम अगर चल रहा है तो उसको रोक दिया जाना, या कोई काम हो रहा है तो वो रुक जाए, वहां पे हम सीज को यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो ये है सीज, एक और वर्ड होता है जिसको हम सीज बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होती है, SEIZE। इसको भी हम इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं सीज, लेकिन इसका मीनिंग हो जाता है कैप्चर कर लेना, कैप्चर कर लेना सीज, और यहाँ पे यानी कि रोकना। तो जब हम अक्सर सुनते हैं सीज फायर का उल्लंघन हो गया है बॉर्डर पे, तो वो कौन सा सीज होता है, वो ये वाला होता है कि सीज फायर, कि पहले ये कहा गया था कि फायरिंग नहीं होगी, दोनों साइड से फायरिंग को रोक दिया गया था, सीज फायर हो रखा था, लेकिन अब उसका उल्लंघन हो गया, यानी कि दोबारा फायरिंग स्टार्ट हो गई और किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं SEIZE। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं, मेजर्स टू कर्ब इन्फ्लेशन। कर्ब मींस कंट्रोल करना किसी चीज को, लिमिट में रखना किसी चीज को, वहां पे हम इसे यूज करते हैं कर्ब। नेक्स्ट है पॉलिटिशियन इन डेथ रिडल। रिडल यानी कि पहेली, एक मिस्ट्री। तो अब देखिए जो ऐसी हो, काफी डिफिकल्ट हो जो सॉल्व करने में, सुलझाने में, तो पॉलिटिशियन जो है वो एक डेथ रिडल में फंस चुका है, ऐसे मिस्ट्री में फंस चुका है। नेक्स्ट इज डॉक्टर क्लियर्ड ऑफ नेग्लिजेंस। अब यहाँ पे देखिए क्लियर्ड ऑफ, क्लियर का मीनिंग तो आपको पता है साफ, लेकिन क्लियर somebody of something, ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूरी फ्रेज है अपने आप में कि किसी पर्सन को इनोसेंट प्रूव कर देना। पहले ये माना जा रहा था कि उसने कोई गलती की है, लेकिन अभी क्या है कि वो जो दोष उस पे लगा हुआ था अब वो उससे बरी हो गया है, उस बोझ से वो हल्का हो गया, यानी कि क्लियर somebody of something, ये सारा आप एक साथ पढ़ना। prove that somebody is innocent of doing something, कि अब वो पर्सन जो है वो बेकसूर है। सो अब यहाँ पे देखिए क्लियर्ड डॉक्टर ऑफ नेग्लिजेंस। नेक्स्ट है इंजरी ब्लो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स या जो भी है, ब्लो। अब ब्लो यानी कि एक बहुत बड़ा झटका लगना जो बुरी न्यूज से लगता है अक्सर, वहां पे हम इसे यूज करते हैं ब्लो। देखिए एक ब्लो का मीनिंग तो हो जाता है हवा का बहना,
वो हो जाएगा ब्लो का मीनिंग। और यहाँ पे ब्लो से मीनिंग क्या है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ बुरी चीज हो गई है, बुरी घटना घट गई है जिससे एक बहुत बड़ा झटका लगा है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं ब्लो। नेक्स्ट इज न्यू फ्लड अलर्ट। न्यू फ्लड अलर्ट यानी कि वार्निंग, क्वेश्चन, चेतावनी। नेक्स्ट है टॉक्स ऑन ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। पहले तो कोलैप्स को देख लेते हैं। कोलैप्स यानी कि पतन, यानी कि डिक्लाइन, ये भी हम मान सकते हैं। सीवियरली डैमेज जो हो सके वहां पे हम इसको यूज करते हैं कोलैप्स, यानी कि पूरी, जैसे बिल्डिंग के केस में हम इसको अक्सर यूज करते हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, यानी कि बिल्डिंग ढह गई, पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, वो मिट्टी में मिल गई। तो अब देखिए टॉक्स ऑन ब्रिंक ऑफ। अब ब्रिंक ऑफ ये क्या है? समथिंग इज ऑन ब्रिंक ऑफ हैपनिंग, यानी कि वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है कि उसके बाद में तो उसको होना ही है। देखिए मैं इसको एक और तरह से आपको बताती हूँ, इसका एक सिनोनिम और ये भी होता है ऑन द वर्ज। ये भी आप जरूर नोट डाउन कर लेना, वी है ये, ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग, ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग, ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग, यानी कि ये एक ऐसी कगार पे पहुंच चुकी है कि वहां पे अब तो इसको कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो होके ही रहेंगी चीजें। अब तक तो ये बेसिक से स्टार्ट हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई माउंटेन है, कोई पर्सन यहाँ से चल रहा है, तो यानी कि अभी उसने चलना स्टार्ट किया है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंच जाएगा मीन्स वो यहाँ वर्ज पे, बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गया है। अब तो उसकी मर्जी, वो कुछ भी कर सकता है, वहां से आगे भी जा सकता है, वापस भी, लेकिन अब वो उस पॉइंट पे है कि जहां पे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है पीएम रूल्स आउट रेफरेंडम। अब रेफरेंडम का मीनिंग क्या हो जाता है? लोगों से ये पूछना कि आप क्या चाहते हो, आप कहाँ रहना चाहते हो, आप किस गवर्नमेंट को चाहते हो, ये सारी चीजें लोगों से अगर हम पूछ रहे हैं, वहां के सिटीजन से, दैट मीन्स हम रेफरेंडम करवा रहे हैं। रूल्स आउट। अब रूल्स आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग क्या हो जाता है? रूल समथिंग आउट मीन्स रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, कि कोई चीज होने वाली है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी है, उसको नकार देना कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं होना। तो यहाँ पे क्या है? पीएम रूल्स आउट रेफरेंडम। पीएम ने क्या किया? जो रेफरेंडम का कॉन्सेप्ट था कि रेफरेंडम हो सकता है, उसको पूरी तरह से नकार दिया है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा। नेक्स्ट है वैल्यूएबल जेम्स स्टॉलन। अब जेम्स ज्वेलरी के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, ये तो खैर मटेरियलिस्टिक चीज है, ज्वेलरी के लिए अगर हम इसे यूज कर रहे हैं जेम, इसको कई बार हम पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं। पर्सन्स यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसने अपने फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया हो, बहुत ही अच्छे काम किए हों, वहां पे हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, उसको हम बोल सकते हैं ही इज अ जेम इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। किसी ऑथर और राइटर के बारे में भी आप बोल सकते हो। तो अभी आते हैं हमारे टास्क पे, आपको ये सारे ब्लैंक्स को फिल करना है स्टेटमेंट्स पढ़ के आज की वोकैब में से। एक तो ये टास्क था आपके पास, एक और इसके अलावा ये प्रीवियस सेशन में आपको मैं दे चुकी हूँ टास्क, जो कि आपको अगले अराउंड 1 वीक में कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो आज का टास्क रहेगा, आज का जो सेकंड टास्क रहेगा वो ये है, हाउ वाज योर कॉलेज कैंपस। ये आपको डिस्क्राइब करना है और आपके पास टाइम होगा 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स तक आप खुद को असेस करना, सेल्फ असेसमेंट करना, टाइमर सेट करना, मिरर के आगे खड़े होकर 5 मिनट तक कॉलेज कैंपस के बारे में जरूर बोलना। तो ये था आपका टास्क और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।